नमस्कार, मैं हूं रमन मंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और आज की बहस का मुद्दा है कि आखिर ये कैश किसका है। जी हां, नोएडा के सेक्टर 50 में एक घर के बेसमेंट में छापेमारी की गई है। यहां करीब 600 से अधिक लॉकर्स मिले। ये घर पूर्व आईपीएस ऑफिसर राम नारायण सिंह का है। इसी घर में उनके बेटे सुयज सिंह मॉनसम वॉल्ट्स के नाम से प्राइवेट लॉकर सर्विस चला रहे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर मिली थी कि इनमें से कुछ लॉकर्स में ब्लैक मनी छिपा कर रखी गई है। इसी के बाद यहां रेड मारी गई। आयकर अफसरों ने 3 से 4 बेनामी लॉकर्स को कटर से कटवाया, जिनमें से अब तक करीब 5 करोड़ 77 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। हालांकि आईपीएस अफसर रह चुके राम नारायण सिंह कह रहे हैं कि प्राइवेट लॉकर सर्विस पूरे कानूनी तरीके से वो चला रहे थे। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि ये करोड़ों रुपए किसके हैं, कहां से आए, और वो भी तब जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, चुनावी माहौल है। और इतनी नकदी रुपयों की बरामदगी आखिर कई सवाल खड़े करती है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कानपुर से लेकर कन्नौज तक और जौनपुर से लेकर नोएडा तक जहां जहां इनकम टैक्स विभाग ने रेड मारी, वहां वहां मिला करोड़ों अरबों का खजाना। नोएडा के सेक्टर 50 में पूर्व आईपीएस आरएन सिंह के आवास पर इनकम टैक्स विभाग की रेड में करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ है। पूर्व आईपीएस आरएन सिंह के आवास के बेसमेंट में 600 से ज्यादा निजी लॉकर भी बरामद किए गए हैं। ये लॉकर किसके हैं और उनमें क्या है, उसकी जांच तो चल ही रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि आरएन सिंह का बेटा निजी लॉकर का काम करता है और उन्हीं लॉकर्स को इनकम टैक्स विभाग ने फिलहाल जब्त कर लिया है। पूर्व आईपीएस आरएन सिंह उत्तर प्रदेश में डीजी अभियोजन का पद संभाल चुके हैं। इस तरह से प्राइवेट लॉकर्स में लोगों का कैश या संपत्ति जमा करने का अधिकार केवल और केवल बैंकों का है। ऐसे में एक पूर्व आईपीएस का बेटा इस काम को कैसे कर रहा था, यह बड़ा सवाल है। मेरे बेसमेंट में मानसम नोएडा वार्ड चलता है, जिसमें कि प्राइवेट लॉकर्स किराए पर लोगों को दिए जाते हैं और इसकी चेकिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही है। इसमें 2 लॉकर मेरे भी थे, जिसकी चेकिंग हुई, उसमें कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं पकड़ा गया, वो एकदम सही निकला है। उसमें घरेलू जेवरात ही थे और बाकी के लॉकर्स में भी चेकिंग हो गई है। अधिकांशतः लॉकर सही पाए गए हैं। कुछ लॉकरों की अभी जांच चल रही है। पिछले साल इत्र कारोबारी पीयूष जैन और पप्पी जैन के ठिकानों पर भी ईडी और इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे थे, जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हुई थी। तब इत्र कारोबारी ने टैक्स की रकम काटकर पूरी रकम वापस करने की गुहार लगाई थी, लेकिन जांच एजेंसियों ने मामले की बिना पूरी जांच किए कैश रिलीज करने से साफ इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो यहां पर ये जो कैश है आखिर वो किसका है। हालांकि जो रिटायर्ड आईपीएस है उनका कहना है कि कानूनी तरीके से वो ये लॉकर सर्विस चला रहे थे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा कोई कानून है कि जिसमें कोई प्राइवेट लॉकर चलाया जा सके, जबकि ये सिर्फ बैंक हैं जो कि प्राइवेट लॉकर चला सकते हैं या लॉकर की सुविधा देते हैं। तो ऐसे में ये कैश किसका है, वो भी चुनाव के वक्त पर हमने देखा कि किस तरह से कन्नौज से भी दीवारों से पैसा निकला था। तो ये माहौल चुनावी है और ऐसे में इस तरह के पैसे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए या फिर सीधे शब्दों में यूं कहें वोट खरीदने के लिए किया जा सकता है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रमनीश वत्स साहब हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रेम कुमार साहब हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजीव हमारे सहयोगी जो कि नोएडा से हैं, और शेखर आनंद त्रिवेदी जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, संजीव के पास चलते हैं। संजीव उस जगह पर मौजूद है जहां पर अभी भी आईटी की रेड चल रही है। संजीव, इस वक्त की ताजा तस्वीरें वहां की क्या है? देखिए, बिल्कुल पिछले जो है 4 दिन, आज चौथा दिन है, 4 दिन से लगातार यहाँ पर जो है रेड चल रही है। और ये जो मेरे पीछे देखिए ये मकान है और यहाँ देखिए गोदरेज लॉकर्स लिखा हुआ है। इसी के अंदर तमाम जो लॉकर्स हैं इसी के बेसमेंट में बने हुए हैं। करीब 650 के करीब लॉकर्स हैं जहाँ इनको प्रोवाइड कराया जा रहा था और इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे अधिकारी हैं। अभी उनकी जांच पड़ताल चल रही है आखिरकार ये लॉकर्स हैं किन किन लोगों के हैं, क्योंकि जो दस्तावेज हैं जो
उनसे ये साफ जाहिर है कि इस जो यहाँ पर जो लॉकर प्रोवाइड कराए जा रहे थे वो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, कुछ सूत्रों के अगर माने तो जो है कुछ नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लॉकर चल रहे थे और उसमें जो ब्लैक मनी यहाँ पर इस तरह की आशंका भी जताई जा रही है कि आखिरकार कहीं ना कहीं इतने बड़ी मात्रा में जो कैश यहाँ पर जो रखा हुआ है ये किन लोगों का है। इनकम टैक्स विभाग की टीम के सामने बड़ी चुनौती ये है कि जिन लोगों के लॉकर्स बताए जा रहे हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, जिसके बाद जो है एक एक करके लॉकरों को खोला जा रहा है। फिलहाल अभी 6 लॉकर्स खोले गए हैं जिनमें जो है 5.5 करोड़ से ज़्यादा की रकम मिल चुकी है और लोगों को संपर्क किया जा रहा है कि वो आएँ और बताएं कि ये आखिरकार उन लॉकर से जिन लॉकरों की जो यहाँ पर जो लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है जो पूर्व IPS के बेटे हैं उनके द्वारा कि उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये प्राइवेट जो रिहायशी क्षेत्र है उसमें अगर इस तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है ये भी कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ये रूल्स का उल्लंघन है। और ऐसे में आखिरकार कि क्या इस तरह के लॉकर्स प्रोवाइड कराए जा सकते हैं या नहीं, और अगर इस तरह के लॉकर्स प्रोवाइड कराए जा सकते हैं तो प्रॉपर जो है जो स्थानीय पुलिस है उसको भी सूचना होती है, क्योंकि बैंक की तरह से ये एक तरीके पूरा सिस्टम होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जब तमाम बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं वहां पर वो तस्वीर ये है कि जो कोठी के बाहर पूरा बोर्ड लगाया गया है बोर्ड का, यानी किसी तरह का कोई डर था नहीं। बिल्कुल साफ जाहिर है कि आखिरकार इनका ये कहना है कि हमने जो है पूरी तरीके से जो नॉर्म्स है उनको पूरा करते हुए लॉकर्स प्रोवाइड करा रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जब बैंक पहले ही इस तरह के लॉकर्स प्रोवाइड कराता है तो लोगों को यहाँ पर अपने पैसे रखने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ से कैश मिल रहा है, 2-2 हज़ार के नोट मिल रहे हैं, 500-500 के नोट मिल रहे हैं। वो पैसा किसका है वो जांच पड़ताल की जा रही है, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि कौन लोग यहाँ पर आते जाते थे, क्योंकि 2 लॉकर ऐसे हैं जो कि हाल ही में जो है खाली पाए गए हैं जिनको खोला गया था। तो उनमें क्या दस्तावेज रखे थे या कैश रखा हुआ था, वो कैश कहाँ पर गया और किन लोगों के वो थे, अभी इन सारी चीज़ों को लेकर के जांच पड़ताल जो है इनकम टैक्स विभाग की टीम कर रही है। क्योंकि 650 लॉकर हैं, कोई छोटे मोटे या 1-2 लॉकर नहीं है, तो इनमें कितना कैश हो सकता है ये अनुमान आप लगा सकते हैं। क्योंकि नोट गिनने की मशीन भी यहाँ पर बुलाई गई थी, पैसे जो है नोट थे वो गिने जा रहे थे। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो है मार्केट से 2-2 हज़ार के नोट आप देखें कम देखने को मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के लोग जो है ब्लैक मनी को 2-2 हज़ार के नोट में कन्वर्ट करके इकट्ठा करते हैं। तो ये अभी फिलहाल बिल्कुल संजीव, और रुक करते हैं लखनऊ का। हमारे सहयोगी शेखर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शेखर बहुत वक्त से उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी कवर कर रहे हैं। शेखर, माहौल चुनावी है और हमेशा चुनाव में इस तरह की जो इनकम टैक्स की टीम होती है वो इस तरह का पैसा पकड़ती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता और पकड़े जाने के बाद उसके मालिक का भी पता नहीं चलता। पहले कन्नौज की तस्वीरें सामने आई और अब नोएडा की ये तस्वीरें सामने आई, तो चुनाव में वोट खरीदने की तैयारी तो चल रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है रमन। जिस तरह से चुनाव का मौसम है, नोट बांट करके वोट खरीद लेना, ये हमारे राजनीतिक दलों की तरफ से एक परिपाटी सी बनी हुई है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग वाक़े अलग अलग चुनावों में इस तरीके से सामने आते रहे हैं। हाल में जो चर्चित छापे रहे हैं उसमें चाहे कानपुर का हो, कन्नौज का हो या नोएडा में जो लॉकर मिला है, ये सारी चीज़ें चर्चा में। लखनऊ में भी बीते दिन 38 लाख रुपए, 38.5 लाख रुपए बरामद किए गए थे। एक व्यवसायी हैं, इलेक्ट्रॉनिक का उनका बड़ा कारोबार है, 30 लाख रुपया वो गाड़ी के डैशबोर्ड में डाल करके चल रहे थे। एक और कारोबारी हैं, उनकी गाड़ी से 8 लाख रुपया मिला। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो इस तरीके के कारोबारी कैश लेकर के चलते हैं, ये एक उनका ट्रेडिशन भी होता है, लेकिन उसके कागज़ दिखाने पड़ते हैं। मसलन अगर मैंने ही चुनाव के दौरान पे अपने बैंक से अपनी ज़रूरत के लिए 1 लाख, 2 लाख, 50,000 कुछ भी रुपया निकाला है, तो मुझे अपनी पासबुक साथ में रखनी चाहिए या वो अधंचा जो बैंक प्रोवाइड करता है वो रखना चाहिए। जहाँ तक बात है नोएडा के इस तरीके के छापे की, जहाँ पर प्राइवेट लॉकर्स मिले हैं, देखिए जो ब्याज पर पैसा चलाने की एक परंपरा रही है, ये आज भी जिंदा है। हालांकि कानूनी तरीके से उसका अलग अलग प्रारूप है हमारे पूरे जो आयकर प्रणाली है उसमें, लेकिन इस तरीके से अगर कोई अपने घर में चला रहा है, वो रिटायर्ड IPS है, तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी का एक उसने एक एश्योरेंस दिया होगा जो भी लोग वहां पर अपना पैसा रख रहे हैं कि नहीं हमारी सिक्योरिटी टाइट है, हमने अच्छे से लॉकर बनाए हुए हैं और यहाँ पर किसी तरीके, अच्छा नोएडा, गाजियाबाद या बहुत सारे ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश में भी
जहां पर बड़े कारोबारी हैं, जहां पर बड़े पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। और ये पैसा अक्सर हमने देखा है नोटबंदी के समय पे बहुत सारा रुपया, आप सोचिए 99.99% अगर आरबीआई के पास वापस चला गया फिर भी लोगों के पास रुपया था, तो ये साधारण बात नहीं है। एक बात तो ये है कि एक ही सीरीज के 4-4 नोट थे, अब ये डोमेन में आ चुका है। राष्ट्रपति रहते हुए प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहा था कि आप एक बार नोटबंदी को लागू कीजिए, क्योंकि एक ही सीरीज के 4-4 नोट छपे हुए हैं और उसका खामियाजा हमने देखा। जो चुनाव के समय पे रकम पकड़ी जाती है, माल खाने में जाती है, उसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जिसमें घुन लग गए, सड़ गया, वो पैसा कभी बाहर निकला ही नहीं। नोएडा में मैंने खुद स्टोरी कवर की थी नोटबंदी के समय पे, मैं उस समय नोएडा में ही था। मैंने देखा था कि नाले जो हैं सेक्टर 22 के जो पीछे नाला है, इसी तरीके से जो सेक्टर 62-63 के नाले हैं, वहां पर 500 और 1000 के नोटों को बहते हुए मैंने देखा है, उसकी कवरेज की है। तो ये किसी, आप समझिए कि इतना उस वक्त भी यूपी का चुनाव, उस वक्त भी उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने था और ये माना जा रहा था कि काले धन पर लगाम लगेगी तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भविष्य अंधेरे में आ जाएगा। एक बार फिर से चुनाव है और एक बार फिर से छापे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो दौर भी चुनाव का था, ये दौर भी चुनाव का, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के ऐसे लोग जो इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, उनके लिए देखिए बीते दिन बजट में भी एक बड़ा प्रावधान ये किया गया है कि अब इनकम टैक्स में जो रेट अगर पड़ी और जितनी रकम मिलेगी तो उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, वो पूरी की पूरी रकम जब्त हो जाएगी। तो ये एक सरकार का बड़ा कदम है। जो लोग 2 नंबर का पैसा इस तरीके से रखते हैं, फिर कागज नहीं, फिर बाद में अगर पकड़े जाते हैं, छापा पड़ता है, जैसा कन्नौज में हुआ या कानपुर में हुआ कि उन्होंने कहा कि साहब हम इनकम टैक्स का जो टैक्स बनता है वो 30% 40% दे देते हैं, 30% दे देते हैं और बाकी पैसा आप हमारा वापस कर दीजिए। तो ये जो स्थिति है, कहीं ना कहीं आप गरीब गुरबों का हक मारते हैं, जो सरकारी योजनाएं उनका हक मारते हैं। हम बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। ये जो करोड़ों रुपया निकलता है रमन, ये हमारा और आपका ही है। ये अगर मार्केट में फ्लोट करेगा तो उससे जो है इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी, एक बूस्ट मिलेगा और ये पैसा रोटेशन में आने के बाद वो तमाम काम हो सकेंगे जो सरकार चाहती है, जो निजी आदमी चाहता है। लोगों के हाथ में पैसा रहेगा, वो इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएगा। लेकिन ये चुनाव के समय पे जिस तरीके की स्थितियां बनती हैं, ये वास्तव में हैरान करने वाली हैं और शायद राजनीतिक दलों को ये सोचना भी पड़ेगा कि अपना चुनाव जीतने के लिए अगर वो देश की साख को ताक पर रखेंगे, उद्योगपति अगर 2 नंबर का पैसा इस तरीके से रखते रहेंगे, हवाला का कारोबार चलता रहेगा, तो ये देश नहीं बचेगा और देश नहीं बचेगा तो हम और आप भी नहीं बचेंगे, वो उद्योग और व्यापारी भी नहीं बचेंगे। सही बात है। आज अपने ये जो काला धन लगातार सामने आ रहा है, चुनाव से पहले ये जो पैसा आ रहा है, इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो होना है। राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रमनीश जी और प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी के पास पहले चलते हैं। प्रेम कुमार जी, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे इस वक्त, मुझे पता है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो गुणा भाग में लगे हुए थे, अपने पर्स के सिक्के गिन रहे थे कि इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलती है या नहीं मिलती। हालांकि वो नहीं मिली, लेकिन यहां जब दीवारों से और लॉकर से इस तरह काला धन निकलता है तो लगता है कि टैक्स पेयर सिर्फ टैक्स ही दिए जा रहा है और जिसको काले धन की पूरी साम्राज्य खड़ा करना है उस पर कहीं रोक नहीं लग रही है। बिल्कुल रमन जी, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि नोटबंदी के बाद ये दावा किया गया था कि देश से काला धन खत्म हो जाएगा, लेकिन काला धन खत्म नहीं हुआ। इसके उदाहरण आपको दिख रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़े आश्चर्य की बात है कि ये सारी कवायद वहीं और उसी वक्त होती है जिन राज्यों में चुनाव होता है और जब चुनाव होता है, तो इसका भी चुनाव से भी संबंध है और कहीं ना कहीं ये इस बात से भी संबंध है कि चुनावी चंदा, अगर ये लोग चोरी छिपे चुनावी चंदा दे दें तो इनके ऊपर रेड नहीं पड़ेगा और बाकी जगहों पर भी ये चीजें होती हैं। आप देखिए, सबसे बड़े जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया इस देश में, चंदा छुपाने का धंधा, हम चंदा भी लेंगे और जनता को बताएंगे भी नहीं, और उस पर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई करने में लंबा समय बिता रहा है, उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। जब ये सरकार चली जाएगी तब सुनवाई होगी क्या? तो ये जो सिस्टम है, जब आप पूरे नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के दौलत में, उसके कार्यालय में, संपत्ति में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी भी जांच करने की जरूरत है। कैसे इतनी बड़ी दौलत खड़ी हो गई? तो ये सिस्टम पूरा चुनाव से जुड़ा हुआ है। आप बताइए, अभी जो आप दिखा रहे हैं, जो पैसे निकल रहे, वो तो ठोक बजा करके लोगों के पैसे लॉकर में जमा कर रहे हैं। उनका तो दावा है कि हम लीगल काम कर रहे हैं।
तो ये लीगल रूप में ये इलीगल धंधा कैसे चल रहा है? इससे पहले कन्नौज और दूसरे जगह जो इतर व्यापारियों के यहाँ छापे पड़े, उसको उनको कैसे बख्श दिया गया? क्या वो उनको ये बताया गया कि वो कारोबार से इकट्ठा धन है? ये मान भी लिया गया। ये जो चीजें हैं। पर चलिए प्रेम कुमार जी, पकड़े तो जा रहे हैं, चुनावी चंदा, ये काला धन सामने तो आ रहा है। और दरअसल चुनावी चंदा दे दीजिए ना, काला धन गोरा धन हो जाता है। और दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि नोटबंदी के बाद लोगों ने फिर से नए तरीके अपना लिए हैं, नए तरीके खोज लिए हैं। इनको तो रोका नहीं जा सकता, कोई ना कोई नया तरीका करप्शन का। जा सकता रमन जी, रोका कैसे नहीं जा सकता? आप बताइए, नोटबंदी के दौरान कितने अंबानी अडानी लाइन में लग के नोट बदलवाते दिखे? उन लोगों ने कौन सा सिस्टम अपनाया? कैसे उनके नोट बदल दिए गए? ये इसकी जांच क्यों नहीं की गई? राहुल जी भी बस एक ही बार लगे थे 4,000 रुपए के लिए, उसके बाद वो कभी नजर नहीं आए। रमनीश जी वत्स का रुख करते हैं। रमनीश जी, इसको आप मानते हैं सरकार का फेल्योर? देखिए रमन जी, इसका सरकार का फेल्योर हम नहीं मान सकते, सरकार की ये सफलता हम मान सकते हैं जरूर। जहां तक बात करते हैं कि भ्रष्टाचार, और ये देखिए भ्रष्टाचार खास करके जो है ये बहुत ही गंभीर मामला है, ये सीधा गरीबी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भ्रष्टाचार, घोटाला, इस तरह की चीजें जो आती है सामने, वो गरीबी को जन्म देता है और इससे सीधे तौर पे देखा जाए तो आम जनता प्रभावित होती है, क्योंकि ये आम जनता का पैसा है। भ्रष्टाचार, ये घोटाला जो है ये सीधा आम जनता का पैसा है, हम लोगों का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। और इस गंभीर मामले में यदि सरकार के फेल्योर को हम बताएं तो ये हमारी मुझे लगता है नासमझी कही जाएगी। जहां तक बात है कि यदि सीधे तौर पे हम जोड़ना चाहेंगे, यदि उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, तो हम तो जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो तो साठगांठ सीधे तौर पे कर ले, वो तो सीधे आप 60-50 कर ले, 50-50 कर ले या 80-20 कर ले उसके साथ, पंपी जैन जैसे लोगों के साथ, चाहे IPS जैसे लोगों के साथ, और उसके बाद भी हम लोग वसूली कर सकते हैं। हमें उसमें मीडिया को जगाने मतलब बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए दूसरी बात, हम आते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार की बात करें कि एक लंबी फहरिस्त रही है, आजादी से लेकर के ज्यादातर शासनकाल में वो कांग्रेस की सरकार रही। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा की सरकार रही, इसके पहले आप बसपा की सरकार रही, 4 बार आपने देखा कि सपा की सरकार रही और बसपा की सरकार रही। आपने देखा होगा कि हाथी को बनाने का, हाथी की जो मूर्तियां बन रही तो उसमें किस तरह के घोटाले हुए। अब घोटाले की बात करें तो आप सबको पता होगा पिछले महीने ही 800 करोड़ के घोटाले उजागर हुए थे। किससे तार जुड़े हुए थे? सपा की सरकार में, सपा के सरकार के रिश्तेदार ही तो शामिल पाया गया था उसमें से। अब इसमें भी एक और मजे की बात मैं बताऊं कि 200 करोड़ घोटाले की आशंका व्यक्त की जा रही थी, निकले कितने? 800 करोड़। तो वो भी हम योगी सरकार से थोड़ी पूछने जाएंगे, क्योंकि तार तो जुड़े हैं सपा से। उसके बाद हम बात करते हैं 2014 से 15 की बात मैं याद दिलाऊं आपको, सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी जो है गैग, उसकी रिपोर्ट की बात करें, 97,000 करोड़ का घोटाला। उसमें से प्रमुख विभाग जो था उनका सपा सरकार में समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग। सर रमनीश जी तभी तो कह रहे हैं अभी जो पम्मी जैन से तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं निकला, लेकिन जो पहले दूसरे जैन साहब से निकला, जिन्हें पहले समाजवादी पार्टी के करीबी बताया गया था, उनकी तो कहानी अभी कहां पहुंची कुछ पता ही नहीं चल रहा। बताया जाता बहुत सारे फोन खंगाले जाएंगे, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन सब अब ढक गया है। रमन जी, कुछ भी ढकने वाला नहीं है। सीधे तौर पे मैं कहूं कि अब धीरे धीरे, चूंकि देखिए जांच एक न्यायिक प्रक्रिया है और जांच अचानक नहीं होती है। ये ऐसा नहीं कि चुनाव नजदीक आया और जांच शुरू हो गया, नहीं, इसके पहले 2-3 साल पहले से ही ये सारी जांच छापों की जो संख्या है वो बढ़ गई अचानक से, और छापों में भी ये नजर आया कि जैसे जितनी भी सेंट्रल एजेंसी हैं उन्हें उनके पास भी किसी इत्र की खुशबू है कि वो समाजवादी पकड़ रहे थे एक के बाद एक। देखिए बात है समाजवादी की नहीं, बात है घोटालेबाज की। अब बीजेपी के सरकार में अब घोटाला ही नहीं हुआ तो आप कितना उजागर कर लेंगे उसको। आज एक बार ग्राउंड में शेखर है, शेखर के पास चलते हैं, उन्होंने ये पूरा कन्नौज का पूरा मामला भी कवर किया। शेखर, बात दरअसल रेड पर नहीं है, ये सब पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन क्या वाकई में ये जो रेड है वो टारगेटेड है? क्या एक पर्टिकुलर पार्टी की खुशबू पहुंचकर एजेंसीज पहुंच रही हैं?
देखिए, इसको रमन थोड़ा सा और बारीकी से समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी को ही हम टारगेट कर ले। जो ये कन्नौज में या कानपुर में छापे पड़े, इसमें जिन सज्जन को बताया गया, उसके बाद जिन सज्जन का नाम आया, तो एक बीजेपी के निकले और दूसरे समाजवादी पार्टी के निकले। फिर ये कहा गया कि नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के धोखे में बीजेपी वालों ने अपने यहाँ छापा मार लिया, वगैरह वगैरह। जो हमारी आयकर प्रणाली है, जो व्यवस्था है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, दो जगहों पे हिंदुस्तान में फ्लॉ है। एक तो यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्ट डिपार्टमेंट है। इसकी जानकारी खुद मोदी सरकार को भी दी, केंद्र में बैठे हुए। आपको ध्यान होगा कि 2019 में जब सरकार बनी, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया, फोर्सफुली बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, आयकर विभाग से और वित्त मंत्रालय से रिटायर कर दिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो ये ऐसी फेहरिस्त थी जो कभी भी हो, इनके हमेशा हरे दिन चलते रहते थे, ये नोटों में ही खेलते थे। रही बात चुनाव के समय पर जिस तरीके से टारगेटेड रेड हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव के समय पर रेड बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है, इसको समझना जरूरी है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, ये तीनों विपक्ष में है, बड़ी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, चंदा जुटाती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बीएसपी में जो मायावती के नोटों की माला थी, वो किसी से छिपी नहीं है, और 20-20, 10-10 रुपया करके करोड़ों रुपए का उनके पास धन जमा होता है, ये भी सच है। चुनावी चंदे को लीगलाइज करने के लिए या उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीके से प्रावधान लाती रही हैं, लेकिन वो सारी चीजें एक समय के बाद धता हो जाती हैं। अब आपने 2000 रुपए का मान लीजिए कहा कि कैश ले सकते, तो 1999 रुपए की पर्ची काट दी, उससे कोई भी नीचे का अमाउंट जो है 10 बार आपने दिया, उसकी कोई लिखा पड़ी नहीं है। जो अभी इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है, जिस तरीके से मामले उजागर हो रहे हैं, यह समझने वाली बात है कि कोई पार्टी जब अपना प्रचार करती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, इसने डिजिटल प्रचार किया, सरकार में है, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकारी कार्यक्रम लगे, खुद प्रधानमंत्री मोदी सरकारी कार्यक्रमों, तो इस तरीके से एक माहौल बनता है। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जब लगातार रथ यात्राएं चलाई गई, उसके बाद लगातार ये जो लोगों का उत्साह है, जो बाकी चीजें हैं, चूंकि पॉलिटिक्स भी अपनी तरह का एक लुक्रेटिव बिजनेस है, तो इस लिहाज से सरकार को या हमारे डिपार्टमेंट्स को शक होता है। उस शक के आधार पर वो लीड जुटाते हैं और उस लीड के आधार पर छापा मारते हैं। अब अगर बीजेपी के मान लीजिए कोई कार्यकर्ता थे, उनके यहां छापा पड़ा है, तो ये तो अच्छी बात है कि बीजेपी की ही सरकार है, उनके अपने ही कार्यकर्ता गलत कर रहे थे, तो ये उनके यहां भी छापा पड़ गया। केवल समाजवादी पार्टी के यहां पड़ता तो गलत होता, समाजवादी पार्टी के यहां तो उनके यहां से कम निकला। बिल्कुल अब बिल्कुल दिक्कत यह है कि जो पैसा मिलता है, इसमें लोग अपना जी खत्म कीजिए, फिर जो पैसा मिलता है उसमें ये टैक्स की रकम जमा करके छूट जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। संजीव का एक बार रुक करते हैं, फिर प्रेम कुमार जी के पास चलते हैं। संजीव, अभी जो लीड्स मिली है, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम सामने आया है जो ये पैसा मिल रहा है, या किसी नेता का? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी जो है दरअसल क्या है, छापेमारी जारी है और जिस तरह से 650 के करीब लोकर यहाँ बताए जा रहे हैं, जांच पड़ताल फिलहाल जारी है। लेकिन सूत्रों के अगर माने तो कहीं ना कहीं यहाँ, क्योंकि सेक्टर 50, 51 और नोएडा की अगर बात करें तो यहाँ तमाम जो है ऐसे लोग रहते हैं, चाहे वो बड़े राजनेता हों, बड़े जो है पूर्व अधिकारी हों या मौजूदा अधिकारी हों, तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी यहाँ, जाहिर सी बात है, उनके लोकर भी यहाँ पर ज़रूर हैं कि जो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हैं या फिर जो है बड़े अधिकारी यहाँ पर रह चुके हैं या मौजूदा हो या बड़े बिजनेसमैन हो, क्योंकि यहाँ पर नोएडा में सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट का बिजनेस है। और रियल एस्टेट में आपको देखा कि किस तरह से जो है पिछले दिनों ही यहाँ पर जो एस ग्रुप पर छापा लगा, उसके बाद यहाँ पर उससे पहले भी कई ग्रुपों पर यहाँ पर छापे लग चुके हैं इनकम टैक्स विभाग के, और वहाँ पर जो है कई ऐसे तमाम नेताओं के उसमें जो है जो रियल एस्टेट हैं उनमें कई नेताओं के पैसे जो है लिप्त पाए गए हैं, कई बड़े अधिकारियों की भी रकम उनमें लगाई जाती है। तो यहाँ फिलहाल ये जांच पड़ताल अभी जारी है कि आखिरकार कहीं ना कहीं अगर किसी जो है नेता का तो पैसा यहाँ पर नहीं है, या फिर कौन कौन ऐसे अधिकारी हैं जिनका यहाँ पर पैसा मौजूद है। अभी तमाम ऐसे बिल्कुल और संजीव लगातार वहाँ पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस रेड की सारी ताजा अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जैसे कोई डेवलपमेंट होगा तो हम तुरंत संजीव के पास चलेंगे। प्रेम कुमार जी, छापे पड़ रहे हैं और जिस तरह से शेखर ने भी आपको बताया बीजेपी के कार्यकर्ता के यहाँ भी छापे पड़ते हैं, तो उसमें क्या परेशानी है? लगातार दोनों ही पार्टियों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, काला धन बाहर आ रहा है, तो इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर इसी तरीके से बात हो जैसे आप बता रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं हो और राजनीतिक दल इस बात से परे हट करके कि कौन किस राजनीतिक दल से संबद्ध हो सकता है, छापे पड़े। प्रश्न ये है रमन जी
कि सरकार के पास तो सारी जानकारियां होती है, एक एक क्या कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है सबकी फाइल बनी होती है, वित्त मंत्रालय में सबकी फाइल बनी होती है, लेकिन सब पर एक साथ पूरे देश में क्यों नहीं ऐसे करप्ट लोगों के साथ छापेमारी करके आप बेहद वरिष्ठ हैं और दरअसल वही बिल्कुल सारी जानकारी होती है, लेकिन जानकारी उस पैसे की होती है जो लीगली ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब इस तरह से आप काला धन छुपा के रखेंगे, हवाला का एक पूरा रैकेट चलता है जिसमें इसी तरह के काले धन से डील होती है, काले धन का इस्तेमाल होता है, उसकी जानकारी तो छापों से ही सामने आती है। देखिए रमन जी, हम तो दोनों की बात कर रहे हैं। वो जो ट्रांजैक्शन जो होता है, ट्रांजैक्शन संदेहास्पद भी होता है, सरकार उसको चिन्हित करके रखती है, लेकिन उस फाइल का इस्तेमाल समय आने पर होता है। ये समय आना कब होता है? देखिए यही चुनाव का समय होता है, उस समय आता है। पूरे देश में ये जो चल रहा है काला धन, देखिए हमारी जो जीडीपी है ना, उसके पैरेलल में उतनी ही जीडीपी के करीब में काला धन चल रहा होता है। और कई अर्थशास्त्री तो बोलते हैं कि काला धन है, इस वजह से संकट की घड़ी में वो देश चल जाता है, और ये भी एक तर्क दिया जाता है, लेकिन हम उस पर नहीं जाते। पर एक बात निश्चित है कि जहां चुनाव होगा वहीं पर ये छापेमारी होगी। ये मैं पहले भी कहा कि चुनावी चंदे का धंधा है ये। तो यानी प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि चुनावी चंदे को बचाने के लिए और लेने के लिए ये सरकार की तरफ से ब्लैकमेलिंग है। वापस आके रमनीश वत्स जी के पास जाऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस पहुंचते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और चर्चा इस बात को लेकर है कि एक आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है, एक आदमी ईमानदार है, एक आदमी लगातार टैक्स के पैसे भर रहा है और दूसरा चोरी कर रहा है। उस पैसे को बचा के रख रहा है, उसे काला धन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि इस काले धन का इस्तेमाल चुनाव में होता है, वो चुनाव जो कि आपका प्रतिनिधि चुनता है और वो लोग जो कि फिर सत्ता में आते हैं और कानून बनाते हैं। शेखर मेरे सहयोगी लखनऊ से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। शेखर। और रमन, मैं दो तीन चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा जो बड़ी दिलचस्प हैं। जब भी इस तरीके की रेट पड़ती है तो लोगों को ये जहन में आता है कि बताइए इतने करोड़ मिला, उतने करोड़ मिला, और सरकार के ऊपर सवाल होते हैं, डिपार्टमेंट के ऊपर और उन लोगों पर जिनके यहां से ये धन मिलता है। दो तीन चीजें समझिए। एक समय ऐसा था जब दूध पर टैक्स था, दही पर टैक्स नहीं था। लखनऊ के एक बड़े कारोबारी हैं, वो दही बड़ा बेचते थे। अब आप ये समझिए कि उनके इनकम टैक्स विभाग को पता चला, लीड मिली, उनके यहाँ रेड मारी, तो अब वो कह रहे हैं साहब हम तो दही बड़ा बेचते हैं फुटपाथ पे, आप क्या हमारे पास क्या पैसा। अब उनके यहां उन्होंने दोने गिनना शुरू किए। आप यकीन जानिए कि आज से कई साल पहले की बात है, उस दौर में उन्होंने 100 करोड़ रुपया इनकम टैक्स भरा। उस दौर में आज से 20-30 साल पहले की बात है, 100 करोड़ रुपया, तो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति वो दही बड़ा बेच करके थी। दूसरा, जब नोटबंदी हुई तो काला धन, देखिए जिसके पास 2 नंबर का भी पैसा था, अगर 100% पैसा भी वापस गया रिजर्व बैंक के पास, नए नोट आए, नए सिरे से इकोनॉमी बढ़ी, तो उसके बाद ये नए नोट हैं जो बरामद हो रहे हैं। इसमें 2000 के हैं, 500 के हैं। तो ये लोगों ने सारी चोरी अपनी किस तरीके से करनी है इसका पूरा बंदोबस्त किया। इसको बताने वाले होते हैं चार्टर अकाउंटेंट। तो हमारे देश में चार्टर अकाउंटेंट का जो परसेंटेज है वो सिर्फ 2% हर साल लगभग बनते हैं। और ये संवैधानिक, उनकी जो मोहर होती है वो संवैधानिक होती है, क्योंकि पार्लियामेंट से ही वो उसका जो एग्जाम है उस पर संसद की मोहर लगती है। इसीलिए हमारे देश में चार्टर अकाउंटेंट की अगर मोहर लगी हुई हो तो उसको आयकर विभाग मानता है। तो हमारे यहां 2-3 जगहों पर इस चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। पहला तो खुद वित्त मंत्रालय, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दूसरा, हमारे देश भर के वो चार्टर अकाउंटेंट जो अपनी मोहर लगा करके और चीज को लीगलाइज करते हैं और तरीका बताते हैं कि अब इस गली में मत घुसना, अब इस गली से घुसो, यहां पे तुम्हें चोरी करने का रास्ता मिलेगा। बिल्कुल शेखर। और चुनाव के समय पे हमारी जनता की गलती यह है कि नोट लेकर के वोट दे देते हैं, और चुनावी राजनेता ऐसे हैं जो नोट बांट करके वोट खरीदने में माता रखते हैं, और उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, तमाम तरीके के मुद्दे समाज में रह जाते हैं। बिल्कुल शेखर। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए चार्टेड अकाउंटेंट तो आप छोड़ दीजिए, वो आपको राह दिखाते हैं छुपने का, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि चुनाव की बात हो रही है रमनीश जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस पैसे का इस्तेमाल करना चाहती हैं और इसीलिए इस तरह का पैसा पकड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव के वक्त में ही रमनीश जी ये रेट की जो संख्या है वो बढ़ गई है। इस सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा।
देखिए रमन जी, इसके पहले भी मैंने चर्चा करी थी और मैं फिर से आपको दोहरा देना चाहता हूँ। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया की अलग बात होती है, जांच प्रक्रिया एक अलग चीज है। और जांच जो है ये 1-2 महीने में शुरुआत नहीं हो जाती इसके लिए 3 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं। हम सबको पता है कि हमारा जो भारतीय लोकतंत्र है, यहाँ पे एक जांच की जो प्रक्रिया है उसमें अचानक नहीं होता है कि चुनाव आ गया और चुनाव को देखते हुए हमने जांच एजेंसियां उसके पीछे लग जाती है। लेकिन हाँ, इस चीज को हम जरूर मानते हैं कि भ्रष्टाचार जो है खास करके ये इकोनॉमी को तोड़ देता है। इकोनॉमी को तोड़ने के लिए उसकी सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूं कि वो भ्रष्टाचार है, घोटाला है। और इस तरह की चीजों को यदि कोई सरकार यदि करती है, उसको सामने लाती है, और पूर्व आईपीएस जैसा कि हमने 600 लोग पाए गए, इतने 3 से 5 करोड़ से ज्यादा इनके संपत्ति इनके यहाँ खास करके पाया जाता है, तो ये तो हमारे लिए, हम सबों के लिए बहुत अच्छी बात है कि बताइए कि कोई ऐसी सरकार तो आई कि घोटालों को उजागर कर रही है। रमनी जी, दरअसल एक तस्वीर मेरे चैनल पे चल रही है जिसमें नोटों की पूरी चादर बिछी हुई है और इस चादर का रंग गुलाबी है, यानी 2000 का नोट है। और हम सभी जितने भी मेरे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, हम ये बात महसूस कर रहे थे कि बहुत दिनों से एटीएम गुलाबी रंग के नोट नहीं निकाल रहा है, तो लगा कि शायद सरकार ने बचने के लिए या कि इस तरह की काला धन की फिर से जमाखोरी ना हो, उनकी जो छपाई है वो शायद कम कर दी हो, ये वापस लेना शुरू किया हो। लेकिन अब तो ये लग रहा है कि ये कहीं और तहखानों में जमे हो रहे हैं सारी गुलाबी छटा। देखिए रमन जी, इसके पहले मैंने बताया कि क्या हम लोग जैसे पंपी जैन हो, इसके पहले जितने घोटालेबाज पकड़े जा रहे हैं, क्या हम जांच एजेंसी उनके साथ सांठ गांठ करके ले नहीं सकती है, उससे कलेक्ट नहीं कर सकता है, पैसा वसूली नहीं कर सकता है? लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। यही तो देखिए कि आप सादगी और सच्चाई आप इस सरकार के माध्यम से देख सकते हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा, पहले क्या होता था कि खाऊंगा और खाने भी दूंगा। आप देखिए ना, इसके पहले मैंने आपको बताया ना कि 97,000 करोड़, और ये हमारा रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट है। आप इसके पहले देखिए ना, गोमती रिवर फ्रंट जो बना था उसमें 2500 करोड़ के घोटाले हुए थे। आप हम सबको देखिए, सिर्फ मैं सपा को उजागर नहीं कर रहा हूं, बात घोटाले की बात है भ्रष्टाचार की। और भ्रष्टाचार जो है, कांग्रेस ने जो बीज बोया था उसके फल काटने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने, खाने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने। बसपा के समय में आप देखिए किस तरह के घोटाले हुए। आप योगी सरकार में एक भी घोटाले को आप सामने ले आइए, घोटाले नहीं हुए, विकास जरूर हुए। प्रेम कुमार जी, तो यानी अब रजनीश जी का कहना है कि जो यहां पर इस वक्त यही की पॉलिसी है बीजेपी सरकार की कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और कांग्रेस के वक्त में खा भी लेते थे और डकार भी नहीं लेते थे, इसलिए कुछ नजर ही नहीं आता था। सबको पता है। प्रेम कुमार जी, रमन जी आपको तो याद होगा कि कैसे वो तहलका मामले में बीजेपी के अध्यक्ष कैमरे के सामने रिश्वत ले रहे थे। इससे भी बड़ा कोई सबूत है क्या? इस देश में किसी पार्टी के अध्यक्ष ने सरेआम रिश्वत नहीं ली और जेल भी गए। प्रेम कुमार जी, और आज उसका पहले ये व्यवस्था इन्होंने बताई कि हम चंदा भी लेके इलेक्टोरल बॉन्ड से, और उसको बताएंगे भी नहीं, और बजट में उसके लिए प्रेम जी, रमनीश जी भी आपको कुछ उदाहरण देना चाह रहे हैं। रमनीश जी, रमन जी, मैं सैकड़ों चित्र दिखा सकता हूँ। एक ये अध्यक्ष को गा रहे हैं, हम तो सैकड़ों आपको दिखा सकते हैं। आपको ट्रैक्टर घोटाला हम बताते हैं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बताए कांग्रेस के, आपने बताया कॉमनवेल्थ घोटाला किस तरह से हुआ था, आप सबको पता है ना। लाखों करोड़ का घोटाला गिरफ्त कर गई है कांग्रेस की सरकार, और वही चीज करने आ जा रही है। 3,500 पाने वाला मास्टर आज हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आ गई समाजवादी पार्टी की? अब इनका आप बताइए कि मेरा भी सुन लिया जाए। कितने बड़े मुख्यमंत्री ऑस्ट्रेलिया से पढ़ने गए थे, आप बताइए कितने यादवों को और मुसलमानों को उन्होंने भेज दिया था। ये तो MY समीकरण माना जाता है ना, एक ही पार्टी को गाते हैं, मुसलमान यादव, इन तमाम घोटालों के बाद प्रेम जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। प्रेम जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो घोटाले वो बता रहे हैं उसमें देखिए कई लोग जेल भी गए, जांच भी हुई कांग्रेस के ही शासन में। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कितने बीजेपी के नेताओं पर जांच हुई, ये तो बताना पड़ेगा। क्या भ्रष्टाचार देश से मिट गया? प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अभी हमारे लखनऊ से शेखर आनंद त्रिवेदी जी जब बता रहे थे सीए की बात, तो मुझे याद आ रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश के सीए चोर होते हैं, तो वो उन चोर को, कितने चोर को सामने लेकर के आए। केवल बोल देने से नहीं चलता, पूरा देश का
भ्रष्टाचार विहीन हो गया है भारतीय जनता पार्टी के शासन। एक भी बीजेपी का नेता कर्नाटक में एक के बाद एक खरीद हुई, सबके घर में ऑडियो के सबूत मिले, लेकिन कितने बीजेपी नेताओं पर एक्शन हुआ नहीं? सरकार गिराने के लिए उनके पास पैसा है, सरकार बनाने के लिए उनके पास पैसा है। रमनीश जी का सवाल सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। रमनीश जी सवाल तो सुनिए। प्रेम जी, रमनीश जी बताइए क्या सवाल है? रमन जी, मैं पूछना चाहता हूं, 4 बार मुख्यमंत्री रही बसपा और सपा की सरकार, अपने आप को क्या कहते हैं, गरीबों की पिछड़ों की सरकार है। मोदी सरकार गरीबों और पिछड़ों को अवहेलना करती है, कभी गरीबों और पिछड़ों को कोई फायदा नहीं मिलता है मोदी की सरकार में, योगी जी की सरकार में। और सबसे ज्यादा सुविधा मिला है गरीबों और पिछड़ों को योगी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में और मोदी जी की सरकार में। डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। पहले जो है राजीव गांधी का ही कथन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1 रुपया सेंट्रल से आता है, 15 पैसे मजदूरों को मिलता था, 15 पैसे मजदूरों को मिलता था। आज 1 रुपया यदि भेजा जाता है सेंट्रल से, 1 रुपया का 1 रुपया ही मजदूरों और गरीबों। प्रेम जी, ये तो अच्छी बात है ना कि सीधा लोगों के खाते में मनरेगा का जा रहा है, और इसीलिए शायद थोड़ा करप्शन कम होगा, ये जो काले धन का खेल है वो थोड़ा कम होगा। अगर सीधा अकाउंट में पैसा जा रहा है, चाहे किसान के जा रहा है या फिर मजदूर के जा रहा है, कांग्रेस ये नहीं कर पाई। देखिए रमन जी, मनरेगा का देख लिया ना बजट में क्या हाल कर दिया कि घटा के 77,000 करोड़ पर ला दिया मनरेगा। और उसमें से भी पिछले साल जो बजट था पैसा बेनिफिशियरी तक पहुंचने वाली बात है। पैसा बेनिफिशियरी मनरेगा को शहर तक पहुंचाने की जरूरत महसूस की गई, लेकिन बजट में महसूस नहीं की गई। मनरेगा अगर नहीं होता तो हम लॉकडाउन से नहीं लड़ पाते। 40 सेकंड मुझे दीजिएगा, 40 सेकंड मुझे दीजिएगा। मेरे एक सहयोगी है संजीव, वो बहुत अच्छी स्टोरी उन्होंने मथुरा वगैरह में भी की थी, जहां पर पैसा जो था वो पहुंच नहीं रहा था। संजीव, ऐसा कुछ था क्या? 40 सेकंड फटाफट से बताइएगा अपना। बिल्कुल जाहिर जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस तरह के तमाम जो है जगह हमने देखी। मथुरा में हमने देखा जिस तरह से वहाँ पर जो है छात्रवृत्ति का मामला आया, लोगों के खाते में पैसा नहीं था, ऊपर से ऊपर जो है वो पैसा गायब हो गया था। अधिकारी की मिलीभगत से वो जहाँ तक छात्रों को पैसा जाना था वहाँ तक नहीं पहुँचा, अधिकारी उसको गड़प कर गए थे। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, 2018-19 की ये बात है। और अभी मैं आपको अपडेट यहाँ पर ताज़ा दे दूँ कि जो यहाँ पर जो अभी फिलहाल लोकर से 9 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं, और जो है अभी तमाम और लोकर खोले जाने हैं। 9 करोड़ रुपए के करीब यहाँ से जो है बरामद हो गए हैं। अभी तमाम लोकर खोले जाने हैं, तमाम जांच पड़ताल फिलहाल इनकम टैक्स विभाग की टीम कर रही है, क्योंकि कई बड़े नाम भी निकल के सामने आते हैं। सूत्रों के अगर माने तो आ सकते हैं, कई बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। और यहाँ जो जिनका ये जो मकान है, जो लोकर प्रोवाइड कराते हैं, जो है वो अभी जो है 11 बजे के करीब वो यहाँ आएंगे और प्रेस को अपनी जो है मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे कि आखिरकार वो किस तरह से लोकर प्रोवाइड करा रहे थे, कौन कौन लोग जो है यहाँ पर उनकी सुविधाएं ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि 11 बजे वो आकर के मीडिया को अपनी बाइट देंगे। जी बिल्कुल, एक बार शेखर के पास चलते हैं, उसके बाद मैं रमनीश जी और प्रेम जी के पास आता हूं। शेखर, दरअसल एक सवाल ये आपसे भी यही है कि जो जनता के पास पैसा पहुंचना चाहिए, क्योंकि तमाम बेनिफिशियरी जो होते हैं, चाहे मनरेगा के हों चाहे विधवा पेंशन हो, तमाम पैसा डिजिटली जा रहा है, तो अच्छी बात है। क्योंकि हम अच्छी तरह से बात को जानते हैं कि जो ये पैसा बचता है, जो कैश हाथ में आता था, वही फिर काला धन बन जाता था। रमन, देखिए सरकार ईमानदार अगर प्रयास करती भी है तो जो हमारा सिस्टम है वो इतना भ्रष्ट और बेईमान है कि उसमें वो अपनी तरीके से गुंजाइश निकाल लेता है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। जैसे मोदी सरकार में, योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश और देश भर में 2 चीजों का बड़ा जोर चला। एक तो टॉयलेट बनवाए गए, उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम एक मकान बनवाए गए, उसमें लोगों को सब्सिडी दी गई। अब जो टॉयलेट बनवाए गए उसमें जो है 20,000 रुपया और 10,000 रुपया इस तरह से दिया जा रहा था। उसमें 10,000 रुपए में से 2,000 रुपए आपको उस बाबू को नगद में देने होते थे जो आपके काम को ओके कर रहा था। इसके बाद बाकी जो पूरे 10,000 रुपए थे वो आपके अकाउंट में पहुंचेंगे, लेकिन 2,000 रुपया आपको देना है। इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी उसमें भी इसी तरीके की बातें सामने आई थी। लेकिन होता यह है कि आमतौर पर कई पत्रकार इस तरीके की रिपोर्ट्स नहीं अपने करते हैं या कई चैनल नहीं चलाते हैं। हम तो चलाते हैं, हमने दिखाया भी था इस चीज को, हमने रिपोर्ट किया है। तो इस तरीके की स्थिति है। दूसरा, आप खुले बाजार की बात करिए, आप चांदनी चौक चले जाइएगा, आप एक झूमर, वहां बड़ी बाजार है बिजली की, आप उनसे एक झूमर खरीदिए, वो आपको पर्चा नहीं देंगे, वो कहेंगे पर्चा देंगे तो टैक्स पड़ेगा। वही झूमर जो 3,000 रुपए का दे रहे हैं या 4,000 रुपए का दे रहे हैं, उसकी कीमत 6,000 7,000 पहुंच जाएगी।
आप उस चीज को छोड़ देंगे? ये अभी की बात बता रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में इधर आप अपना पैसा बचाने के लिए और उधर वो पर्चा काटने से बचने के लिए यहां से ब्लैक मनी तैयार होती है। बीजेपी भी दूध की धूली नहीं है। उसने एक समय पे, कांग्रेस के समय पे जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे सुखराम, उनके ऊपर तमाम लांछन लगाए। एक दौर वो भी आया जब सुखराम बीजेपी के अंदर थे। इसी तरह बाबूराम कुशवाहा जो समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे बड़े भ्रष्ट के रूप में सामने आए। बाद में पता चला कि बीजेपी उनकी ज्वाइनिंग कराने जा रही थी, मामला बढ़ा तो उनकी पर्ची रोक दी गई कि साहब उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, स्थगित कर दी गई। अभी उनका परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ है। तो ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये सिस्टम है जो भ्रष्ट है। इसको बनाने वाले हमारे आपके जैसे आम लोग भी हो सकते हैं जो दरअसल महत्वपूर्ण जगहों पर बैठे हैं। बिल्कुल रमनीश जी का रुको। रमनीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे टैक्स देने में कोई परेशानी नहीं है, मुझे अपनी सब्सिडी छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो छोड़ रहा हूं वो किसी जरूरतमंद के पास जा रहा है। लेकिन परेशानी यह है कि वो जरूरतमंद के पास नहीं जाता, वो ऐसे धन कुबेरों के तहखानों में बंद हो जाता है पैसा। और यही सबसे बड़ी तकलीफ है उस टैक्स पेयर की जो कि ईमानदारी से अपना टैक्स दे रहा है। बिल्कुल सही कहा। देखिए रमन जी, भ्रष्टाचार है और हर की सरकार में, लेकिन कहीं ऐसा है कि नगण्य मात्र है। आप छोटे मोटे आप कहीं पे एक आध उदाहरण दे सकते हैं, जैसा कि प्रेम कुमार जी ने दिया और शेखर भाई ने भी दिया। लेकिन कहीं पे भ्रष्टाचार और घोटाले की एक लंबी फहरिस्त आप देखेंगे कि पूरी की पूरी आप बिरादरी है, आप उनको देखेंगे भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त पाए गए। और इसका सैकड़ों उदाहरण हम दे सकते हैं आजादी से लेकर के आज तक, जो कि एक पार्टी है सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद। आप बताइए कि आप पंचायत में चले जाइए, प्रखंड में चले जाइए, आप जिला परिषद में चले जाइए, राज्यसभा में चले जाइए, सब जगह चले जाइए, एक परिपाटी को चलने वाला है, एक परिवार को चलने वाली वो पार्टी है। और उसमें घोटाले की तो संख्या सबसे ज्यादा है। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग सब्सिडी की मांग करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, इसके पहले आपने बहुत सारे उदाहरण जो दिए कि ये इकोनॉमी को जोड़ता है, ये बात सच है। लेकिन एक बात और सच है कि भ्रष्टाचार जो है, इस तरह के जो उजागर सरकार करे, इससे कितनी बड़ी इकोनॉमी जनरेट हो सकती है। और जनरेट होगी तो किसके लिए होगी? आम जनता के लिए। हमारे सड़क बनेंगे, हमारे एक्सप्रेस वे बनेंगे, हमें जो आम जनता को एक जो चाहिए, मकान की बात कर रहे थे तो मकान मिलेंगे। गरीबों को आप बताइए 42 लाख मकान कितने दिए थे? पीएम सम्मान निधि योजना के तहत जो पीएम सम्मान किसान योजना जो है, आप बताइए किस। लेकिन रमनीश जी, अगर अभी भी शौचालय बनाने के लिए 10,000 में से 2,000 बाबू को देने पड़े। हमने बचपन से लेकर के हमने भी देखा है वो, और आपने भी देखा होगा। बताइए कभी मोबाइल में कोई मैसेज आया था क्या? आप ये 6,000 रुपया ही मिलता है, क्या इसके पहले की सरकार ने भी कभी 500 रुपये दिए थे हर महीने के आधार पे? नहीं दिए थे। उसने सिर्फ और सिर्फ बंदरबाट किया जाता था। उस समय मनरेगा का पैसा 1 रुपया आता था और 15 पैसा मात्र मिलता था मजदूरों को। शोषण किया जाता था गरीबों के नाम पे, दलितों को, पिछड़ों को शोषण किया जाता था। आज की सरकार में ऐसा नहीं होता है। आज की सरकार में डायरेक्ट ट्रांसफर के तहत जो प्रेम जी के पास आपकी इस बात का जवाब होगा। प्रेम जी, मिलता है। देखिए रमनीश जी आंख बंद किए हुए हैं। आप नोएडा में गुलाबी चादर दिखा रहे हैं, ये बोलते हैं कि बीजेपी शासन में भ्रष्टाचार ही नहीं हो रहा है। आंख ये बंद किए हुए देखना नहीं चाहती। बीजेपी सरकार आपने भी आवास योजना की चर्चा आपको याद होगा रमन जी, आप पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कवर कर रहे थे, उस समय एक वाकया सामने आया था जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जो पोस्टर छपा था, जिस महिला का पोस्टर छपा था जिनको आवास मिला है, वो महिला किराए में रहती हुई पाई गई। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ये बोलते हैं हम इतने करोड़ मकान बना दिए। कौन रेक्टिफाई करेगा जब आपका पोस्टर ही रेक्टिफाई कर रहा है कि झूठ है? तो ये जो झूठे दावे हैं ये साफ है, दिख रहा है, इसमें भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार बीजेपी अपने पोस्टर पे कर रही है। आपके पास जिस महिला को मकान नहीं मिला उस महिला को मकान मिला हुआ बता रही है। इससे बड़ा उसी भ्रष्टाचार की बात मेरे तमाम सहयोगी कर रहे हैं, शेखर कर रहे हैं, संजीव कर रहे हैं कि अगर सरकार की मंशा भी अच्छी हो तो भी ग्राउंड तक कई बार चीजें नहीं पहुंच रही हैं। आप 10,000 आपके अकाउंट में आ रहे हैं तो 2,000 बाबू ले जा रहा है। और यही काला धन है जो
हमको परेशान करता है, यही काला धन है जो हमें तकलीफ देता है। रमनी जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हैं, ये हर किसी को अच्छे से पता है कि चुनाव के वक्त में जो कंपनी, जो व्यापारी, जो नेता, जो बिल्डर उनकी मदद करता है, चुनाव के बाद उनको फायदा पहुंचाया जाता है। तो चुनाव ये एक ऐसी मशीन है जो कि काले को सफेद और सफेद को काला करती है। रमन जी, किसको पहले फायदा होता था आप सबको हम पता है ना। अतीक अहमद को फायदा होता था, मुख्तार अंसारी को फायदा होता था, किसको फायदा होता, आजम खान जैसे लोगों को फायदा होता था, रेत माफियाओं को फायदा होता था। और उस फायदे को नुकसान कब हुआ? योगी जी की सरकार में, जब 55,000 हेक्टेयर जो है माफियाओं से छीन ली गई थी। 1800 करोड़ जब जब्त किए गए उन माफियाओं दंगाइयों से, तब उनको औकात पता चली। पहले तो फायदा उन्हीं का था, अब फायदा नहीं होता है, अब फायदा होता है आम जनता को। 2.61 करोड़ जो शौचालय बनाए तो गए ना, पहले कितने शौचालय बनाए भैया, आजादी से लेकर के आज तक तो शेखर के पास 40 सेकंड के लिए चलते हैं, फिर उसके बाद प्रेम जी की बात होते हैं। शेखर, ये बात अभी रमनीश जी ने कही और हमने ये भी देखा कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में बुलडोजर चला। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत वक्त से कवर कर रहे हैं, तो क्या परसेप्शन बना समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ के शासन के बीच में कोई तुलना हुई? कहीं दिखी सरकार की भैया ये करप्शन के अगेंस्ट है, मामले आएंगे, काला धन भी छुपाया जाएगा, तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे क्या? लेकिन सरकार अपना ईमानदार चेहरा दिखा पाने में सफल हुई? देखिए रमन, इस बात को समझिए, जब काम होता है तो उसका जो प्रचार होता है, जो लोगों को फायदा मिलता है, वो सामने से दिखता है। उज्ज्वला योजना में हमने आपने सब्सिडी छोड़ी, लोगों को कनेक्शन मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचा और लोगों ने अपने टॉयलेट बनवाए, लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप एक आंकड़ा सीधा सीधा रखिए कि अगर 1 करोड़ टॉयलेट मान लेते हैं कि देश भर में बना और 1,000 रुपया भी आया, तो 1 करोड़ के आगे 3 जो जीरो लगाइए और उसका आंकड़ा पढ़ लीजिए। ये जो बाबू को दिया, ये नई सिरे से ब्लैक मनी तैयार हुई, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि पहले उनको टॉयलेट बनाने के लिए या मकान बनाने के लिए पैसा मिलता ही नहीं था। जो स्थिति रहती थी उसमें किसानों की जमीन को बहुत ही कम दामों पर लिया जाता था और उसके बाद देश का एक बड़ा घराना है, राजनीतिक घराना है, जिसको बेच दिया जाता था। रॉबर्ट वाड्रा की चिट्ठी उसी में पकड़ी गई थी जो हरियाणा और राजस्थान में। तो दूध का धुला कोई नहीं है। 50 करोड़ 5 करोड़ रुपए से लेकर के और 500 करोड़ रुपए तक वो कैसे पहुंच गए, स्टरलाइट कंपनी के जरिए क्या क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता है क्या? प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे तो उनके ऑफिस में बग लग गए, पी चिदम्बरम पर आरोप लगे, ये किसी को नहीं पता है क्या? तो मैं इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का पक्ष लूंगा या कांग्रेस को नहीं लूंगा या समाजवादी पार्टी को छोड़ दूंगा। ये हमाम है, इसमें नंगे सब हैं। सिस्टम जहां तक बात है तो मसला यह है कि अगर उनके दौर में रुपये में 10 पैसा पहुंचता था तो इनके समय पर 10 पैसे की ही चोरी हो रही है, 90 पैसा पहुंच रहा है, लेकिन चोरी हो रही है। बिल्कुल चोरी हो रही है, लेकिन जो क्वांटिटी है उस पर इनकम टैक्स में अगर आज कोई पकड़ा गया तो पूरा पैसा जब्त कर लेंगे। प्रेम कुमार जी, दरअसल मैं इसीलिए, मेरे ग्राउंड जीरो के सहयोगी हैं और ये तमाम लोग बहुत सालों से ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं और ये जो इनके उदाहरण है एकदम बायस्ड नहीं है और ये सारे घटनाएं हो चुकी हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुरानी सरकार की अगर बात करें तो 10 रुपए की चोरी थी, अब 10 पैसे की चोरी है। तो चलिए इसमें संतोष करें। देखिए रमन जी, इस बात को हम न मान सकते हैं और न इस पर संतोष कर सकते हैं कि चोरी घटी है, क्योंकि हम ये आंकड़ा जब देखते हैं ना, चंद लोग, बहुत 2% लोगों के पास में जब 80% दौलत, इस तरह के जब आंकड़े देखते हैं, अमीर और गरीब की खाई देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि जो दौलत है कुछ लोगों के हाथों में जमा हो रही है। जब हम देखते हैं कि कोरोना काल में 84%। प्रेम जी वापिस आ रहा हूँ। संजीव के पास कोई अपडेट है? संजीव, क्या पेपर आप दिखा रहे हैं, क्या है अपडेट? देखिए बिल्कुल जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है अभी जो है अंदर से अपडेट आया है और इसमें बकायदा ये एक प्रेस नोट बन करके आया है जिसमें लिखा हुआ है मानस जो है नोएडा बाल्ट आयकर विभाग के चेकिंग के संदर्भ में आज समाचारों का काफ़ी कुछ तथ्यों के अंदाज पर कहा गया है। एक राजनीतिक पार्टी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये तमाम जो है चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, पूरा प्रेस नोट ये यहाँ पर जो है आया है और यहाँ जो है अभी बात करने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है मौजूद हैं अंदर। संजीव, किसने ये प्रेस नोट दिया है? बरामद होने की बात मुझे पता चली है, यद्यपि ये जानकारी संबंधित अधिकारी द्वारा चेकिंग पूरे होने के
तो चलिए ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। नोएडा का ये घर है जहां पर लॉकर, प्राइवेट लॉकर का जो है काम चलता था और यहां पर ये बरामदगी हुई है। रामनारायण सिंह पूर्व आईपीएस जिनके घर पर ये छापा इनकम टैक्स का पड़ा था और उसके बाद तमाम तरह का पैसा निकलकर सामने आया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये पैसा किसका है, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस पैसे का इस्तेमाल होने वाला था। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये काला धन है, ये वो पैसा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये पैसा है जो कि इकोनॉमी को स्लो करता है, ये वो पैसा है जो कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर देता है। तो रामनारायण सिंह आईपीएस रिटायर्ड और उनके घर पर ये इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। संजीव मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं, कुछ प्रेस नोट उन्हें मिला है, बात करने की भी वो कोशिश कर रहे हैं। संजीव, तो संजीव वहां पर मौजूद हैं, रामनारायण सिंह आईपीएस जिनके घर पर ये छापा पड़ा और उस छापे के बाद ये तमाम कैश नजर आया। और हमने देखा कि पिछले कुछ वक्त में लगातार उत्तर प्रदेश में छापे पड़ रहे हैं। इनकम टैक्स के रडार में बहुत सारे लोग हैं और दीवारों से, तनखानों से काला धन निकल रहा है। संजीव, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल उनके अभी जो है बेटे यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक जो है प्रेस नोट जो है जारी किया गया है। ये देखिए, जब बाकायदा रामनारायण सिंह और जो है और उनका यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि 2/22/2002 को ये प्राप्त, तो ये इन्होंने पूरा उसमें जिक्र किया है कि पूरी इसमें पूरी कहानी लिखी हुई है। आयकर विभाग की चेकिंग 21 जनवरी से चल रही है। अधिकांश लॉकर होल्डर ने आयकर विभाग से सहयोग किया है। मेरे परिवार के भी 2 लॉकर हैं। मेरी पत्नी के लॉकर भी जो है चाबी गाँव में है, हम लोगों के पास थी, और छोटे बेटे का लॉकर भी चाबी नोएडा में उसी के पास है। 30 जनवरी को अपनी संजीव, क्या इसमें लिखा था कि उन्हें परमिशन थी इस तरह के लॉकर को ऑपरेट करने की? ऐसा कुछ है क्या इसमें? क्या उन्हें इजाजत थी, उन्होंने परमिशन ली थी, या मतलब ऐसा पॉसिबल भी है? कि सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं और हमारे पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं और हमने पूरी परमिशन लेकर के यहाँ पर जो है लॉकर जो लॉकर का जो कारोबार है वो चलाया है और इसके जो है पूरा लीगल तरीके से यहाँ पर जो है पूरा ये जो है लॉकर का कारोबार चला रहे हैं और इसको बाकायदा सारे दस्तावेज उनके पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद जो है अभी 9 करोड़ रुपए की बरामदगी। ठीक है संजीव, ये वही बात निकलकर सामने आई जो कि रिटायर्ड आईपीएस साहब ने पहले कही थी कि हम लीगल तरीके से चला रहे हैं, लेकिन लगातार जो पैसा मिल रहा है कई लॉकर्स का उनके पास कोई भी हिसाब नहीं है। तो रमनीश वत्स साहब, बात सिर्फ इतनी है, कल बजट आया था और जब वित्त मंत्री से पूछा गया था कि भाई इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा बढ़ाया नहीं, यही काफी है। लेकिन सर, अगर ऐसे पैसा निकलेगा और ऐसा काला धन पे लगाम नहीं लगेगी, चुनाव में इस्तेमाल होगा, तो फिर सरकार की छवि पर असर पड़ेगा। देखिए, फिर से मैं आपको दोहराना चाहता हूँ, सरकार के ऊपर तो कोई दाग है ही नहीं, सरकार के ऊपर तो कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है। हाँ, उन घोटालेबाज भ्रष्टाचारियों के ऊपर जरूर प्रश्न चिन्ह है कि इस तरह की चीजों को उजागर कर रही है सरकार। ये तो सरकार के तारीफ के काबिल, मतलब मैं तो तारीफ करता हूं कि ऐसी सरकार हर जगह होनी चाहिए, हर प्रदेश में ऐसी सरकार होनी चाहिए योगी सरकार की, ताकि वो इस तरह के जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करे। चलिए, भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए। वक्त की मेरे पास कमी है, इस बहस को मुझे खत्म करना होगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े रहे, प्रेम जी, रमनीश जी, शेखर, संजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पूरा का पूरा मामला काले धन का है, काला धन जिसका इस्तेमाल चुनाव में होता है। चुनाव के बाद जो लोग फायदा पहुंचाते हैं, चुनाव के बाद उन्हें फायदा मिलता है और यही जो सर्किल है ये चलता रहता है। उम्मीद है खत्म होगा और आम आदमी को उसका हिसाब मिलेगा, न्याय मिलेगा।